नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार, कहा रियल एस्टेट में मंदी लेकिन प्रचार में तेजी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार के नाम तेजस्वी यादव का संदेश, 20 साल की डबल इंजन सरकार की खोल दी पोल, जनता से किया खास वादा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। उड़ीसा की घटना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। आगे आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहार पुलिस, मांग पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था तब भारत चुप रहा, लेकिन ईरान ने। संजय राउत ने दे दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार, कहा रियल एस्टेट में मंदी लेकिन प्रचार में तेजी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की बिक्री में गिरावट से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो जनता की जेबें खाली कर खुद के प्रचार की दुकान चमका रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि नए भारत में आम लोग नए घर नहीं खरीद पा रहे, ये सिर्फ चिंता नहीं चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री में 17% और कार बिक्री में 8.6% की गिरावट के बाद अब घरों की बिक्री भी गंभीर रूप से गिर रही है। उन्होंने कहा कि 2021 की तीसरी तिमाही के बाद पहली बार देश के 9 प्रमुख शहरों में आवास बिक्री 1 लाख से नीचे हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई है और नई आपूर्ति में 30% से ज़्यादा गिरावट हुई। उन्होंने दावा किया कि रोजगार ठप है, आमदनी ठहरी है और महंगाई बेलगाम है। घर और गाड़ी बना दूर का ख्वाब, ऊपर से घर चलाने का आर्थिक दबाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के नाम तेजस्वी यादव का संदेश, 20 साल की डबल इंजन सरकार की खोल दी पोल, जनता से किया खास वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता अभी से ही मतदाताओं के अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता जनता के बीच एक दूसरे के पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को खास संदेश दिया है और बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनाने की अपील कर दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि प्रिय बिहार वासियों, हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 वर्ष पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांतहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक व नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहाँ है 10 लाख नौकरियां, कहाँ से देंगे नौकरी, पैसा कहाँ से आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। उड़ीसा की घटना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, उड़ीसा के एक गांव में 2 दलित युवकों के साथ की गई बदसलूकी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और अब इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर जहां बीजेपी पर सवाल उठाए हैं तो वहीं कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी उन्होंने जताई। राहुल गांधी ने लिखा कि उड़ीसा में 2 दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों की गरिमा को रौंदने वाला हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है, बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहार पुलिस, मांग पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। राजधानी पटना के केंद्रीय कार्यालय में पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने एकत्र होकर बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इन कर्मचारियों का कहना है कि झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ट्रेड सिपाही व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन बिहार में ये प्रक्रिया अब तक लंबित है, जिसको लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भी दिया जा चुका है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामानुज राय ने बताया कि अन्य राज्यों में अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जैसे रसोइया, सफाई कर्मी और नाई को ट्रेड सिपाही के रूप में समायोजित कर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिहार में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन मिलते आए हैं। अब जन आंदोलन किया जाएगा।
वहीं दोस्तों चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के जनरल सचिव मोहन शंकर तिवारी ने भी वरीय अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में वर्षों से नई बहाली नहीं हुई है और जो पुराने कर्मचारी हैं उन पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था तब भारत चुप रहा, लेकिन ईरान ने संजय राउत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान इजरायल युद्ध, हिंदी थोपे जाने के मुद्दे और गुजरात बनाम महाराष्ट्र की भाषा नीति पर बड़ा बयान दे दिया है। राउत ने ईरान की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी भारत संकट में रहा ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो हिम्मत और स्वाभिमान दिखाया है उससे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीखना चाहिए। ईरान झुका नहीं, लड़ा और लड़ेगा भी। उनके नेताओं का जज्बा काबिल तारीफ है। जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था तब भारत चुप रहा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। संजय राउत ने यह भी कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक संप्रभु राष्ट्र कैसे अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा रहता है और भारत को भी ऐसी ही स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए और देश की प्रतिष्ठा के लिए दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। बता दें कि ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान करते हुए दोनों देशों के शांति बनाने की अपील की है। भाषा विवाद पर बोलते हुए राउत ने शिंदे और अजीत पवार पर तंज कसा और कहा कि उन्हें मोदी से पूछना चाहिए कि हिंदी जबरन महाराष्ट्र में क्यों थोपी जा रही है जबकि गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं। हम महाराष्ट्र वाले हिंदी से प्यार करते हैं, हमारे पास हिंदी का व्यापार है, फिल्म इंडस्ट्री है, संगीत है और बड़े बड़े अखबार हिंदी के महाराष्ट्र से निकलते हैं और हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ और गुजरात में सिखाएँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दर कम होने संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए मंगलवार को सरकार पर अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने का आरोप लगाया और कहा कि ये जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोटबंदी से शुरू होकर देश के लोगों पर हर साल नए प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें नित नए तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बचत खातों से मिलने वाली ब्याज दरें 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे बुजुर्गों और आम नागरिकों की जेब पर सीधा वार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बैंकों ने अपने दरवाजों को पहले ही आम लोगों के लिए बंद कर रखा है और इसके बाद तो वो केवल बेहद अमीर पूंजीपति मित्रों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी, देश की जनता की खुशहाली आपकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन आप केवल अपने मित्र पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ाने के लिए देश की जनता के धन का शेयर बाजार के माध्यम से उनकी कंपनियों की ओर ही मोड़ने में व्यस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक क्रूर आतंकवादी हमले की जांच में इतनी लापरवाही क्यों? कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। जहाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इसके बाद अब कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में कोई बड़ी चूक हुई है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ी चूक। पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जल्दबाजी में 3 कथित आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उन स्केच में शामिल कोई भी व्यक्ति हमले में शामिल नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार को खबर दी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को कथित तौर पर शरण देने के आरोप में 2 कश्मीरी स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तीनों हमलावर पाकिस्तान से थे। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इसमें पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा और कश्मीर के रहने वाले आदिल हुसैन ठोकर था। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों का अब कहना है कि स्केच में दिख रहे 3 लोग पहलगाम के हमलावर नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। 1 जुलाई से ट्रेन का सफ़र होगा महंगा, एसी और नॉन एसी टिकट की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है रेलवे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। रेलवे आम आदमी को बड़ा झटका देने जा रहा है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगले महीने से रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है। किराए में मामूली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। सूत्रों के हवाले से बताया कि नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यात्री किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। एसी क्लास के लिए किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। और बता दें कि 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए उपनगरीय टिकट और सेकंड क्लास की यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए वृद्धि आधा पैसा प्रति किलोमीटर होगी और इसके अलावा मासिक सीजन टिकट में भी
भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कमजोर वर्गों को अधिकार से वंचित कर रही सरकार, कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए चेहरा पहचान प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का आदेश देने को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण अधिकारों से बाहर करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया को सक्षम बनाना चाहिए, न कि कमजोर करना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक अनिवार्य चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार व्यवस्थित तरीके से तकनीक का इस्तेमाल देश के सबसे वंचित तबकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने के लिए कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव ने भरा नामांकन। 5 जुलाई को होगा औपचारिक ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ राजद ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है। इसी के साथ सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत पूरा लालू परिवार मौजूद रहे हैं। पटना स्थित राजद कार्यालय में नामांकन के लिए भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी जुटे। कार्यालय के बाहर और भीतर लालू यादव जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक, दोबारा होगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने दिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी और इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। रोक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार की गद्दी पर लटकती तलवार, पूरे एनडीए का होश उड़ाने वाला ताजा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सामाजिक न्याय के मुलम्मे में जातीय समीकरण एक जिताऊ फैक्टर हो सकते हैं। इस समीकरण में वोट बैंक के गणित में जो गठबंधन पिछड़ा समझ लीजिए, सत्ता की कुर्सी उतनी ही दूर होती चली जाएगी। पर इससे इतर इस चुनाव में एक और फैक्टर प्रभावी हो सकता है और वो फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी का। इसका खतरा सत्ताधारी दल को रहता है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एक खतरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही पार्टियों को हो सकती है। लगभग 20 वर्षों के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल पर क्या एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है, इस बिंदु पर यहाँ पर ताज़ा सर्वे सामने आया है और बिहार के 5340 अति पिछड़ी जातियों के वार्ड पार्षदों के वॉइस सैंपल बनाया और उन सभी से सवाल पूछे गए और उनके जीवन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विसावदर में मारी बाजी, बीजेपी कांग्रेस टीएमसी को एक एक सीट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में झाड़ू का जलवा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के ये शब्द पार्टी को 5 में से 2 सीटों में मिली जीत के उत्साह को बयां कर रहे हैं। बता दें कि 23 जून 2025 को 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए इन उपचुनावों में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट और गोपाल इटालिया ने विसावदर में जीत का परचम लहराया। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। इन नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 19 जून 2025 को हुए उपचुनाव में पंजाब की लुधियाना वेस्ट, गुजरात की विसावदर और कड़ी, पश्चिम बंगाल की कालीगंज और केरल की नीलाम्बूर सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा उलटफेर किया। लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा ने भारी मतों से जीत हासिल की। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,581 वोटों के अंतर से धूल चटाई और वहीं गुजरात की कड़ी एससी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र छाबड़ा ने कांग्रेस के रमेश छाबड़ा को 39,452 वोटों से हराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलपीजी पर मंडराया संकट, ईरान इजरायल संघर्ष से गैस की किल्लत, भारत में महंगी होगी 2 वक्त की रोटी। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। भारत में
3 में से 2 घरेलू गैस सिलेंडर पूर्वी एशिया से आते हैं। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और इसका नुकसान सबसे पहले भारतीयों को उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति बाधित होने की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ने से भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत में एलपीजी गैस का उपयोग 2 गुना तक बढ़ गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 33 करोड़ घर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल में वृद्धि के चलते इसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है और भारत 66% एलपीजी आयात करता है। इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब 95% है और इसके बाद हम यूएई और कतर से एलपीजी आयात करते हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। 2005 से पहले बिहार में नहीं होता था पेपर लीक, तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पेपर लीक नहीं होता था। हमारी 17 महीने की सरकार के दौरान 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों से पूछिए कि पेपर लीक सबसे ज़्यादा कब हुआ करते थे, 2005 के बाद या उससे पहले। बिहार में एक भी परीक्षा का नाम बताइए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बेटे के जन्म के बाद उनसे मिलने आने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी पत्नी 9 महीने तक कोलकाता में थी और मैं हर महीने यहाँ आता था। ममता बनर्जी ने मुझसे कहा था कि तुम हर महीने यहाँ आते हो और मुझसे कभी नहीं बताते। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब डिलीवरी होगी तो मुझे बता देना, मैं निश्चित रूप से तुमसे मिलने आऊँगी। इसलिए वो डिलीवरी के बाद हमसे मिलने आई और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट पर जताई आपत्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शर्माती है कि आज़ाद भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाए जाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि ईरान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शिमला समझौते को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पोस्ट में कहा कि क्या शिमला समझौता आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में किया? आयरन लेडी ने भारत का कब्जा किया हुआ 5000 स्क्वायर मील भूभाग पाकिस्तान को क्यों दिया? पाकिस्तान के पास हमारा 30,000 स्क्वायर मील भूभाग पाकिस्तान के पास किसके दबाव में छोड़ा? 93,000 सैनिक लौटाने के बदले अपने 56 सैनिकों को पाकिस्तान की जेल में क्यों मरवा दिया? रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। कांग्रेस ने इजराइल ईरान हमले में केंद्र की चुप्पी पर उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले नैतिक साहस दिखाए मोदी सरकार। जहाँ दोस्तों कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले तथा इजरायली आक्रामकता की अब तक निंदा नहीं की है और वो गाजा में नरसंहार पर भी चुप है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब सरकार को पहले की तुलना में अधिक नैतिक साहस का परिचय देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान में 3 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। पिछले 10 दिनों से ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने की 3 विधायकों की निष्कासन की घोषणा। पार्टी विचारधारा से उलट गतिविधियों पर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को एक अहम निर्णय लिया और अपनी पार्टी के 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर की गई है। अखिलेश यादव ने खुद इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ये निर्णय पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कार्य करने वाले विधायकों के खिलाफ लिया गया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारधारा की राजनीति के विपरीत यदि कोई सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मक विचारधारा को बढ़ावा देता है और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, महिलाओं, युवाओं, कारोबारियों, नौकर पेशा लोगों और पीडीए विरोधी विचारधारा को समर्थन देता है तो ऐसी विचारधारा से पार्टी को कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि इन विधायकों को पहले अनुग्रह अवधि के तहत समय दिया गया था ताकि वो अपने हृदय परिवर्तन पर विचार कर सके, लेकिन अब वो समय समाप्त हो चुका है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जन विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। इस निष्कासन के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा की रक्षा का स्पष्ट संदेश दे दिया है कि
कि पार्टी के सदस्य केवल उन्हीं विचारों और सिद्धांतों का पालन करेंगे जो समाज की भलाई के लिए हो, जहां रहें विश्वसनीय रहें। यह संदेश पार्टी के सिद्धांत और दृष्टिकोण को सामने रखता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान, 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों मिलकर रणनीति बनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पटना में रविवार को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है और सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और तालमेल पर विस्तृत चर्चा हो रही है।